दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दवायर के कार्यक्रम मीडिया बोल में आपका स्वागत है। हम देखते हैं कि दुनिया में जहाँ कहीं भी मुख्य धारा का मीडिया जब कारपोरेट कंट्रोल हो जाता है, जब पूरी तरह वो डेमोक्रेसी को, आवाम को एक तरह से निराश करता है, तो लोगों के बड़े हिस्से में वैकल्पिक मीडिया की भूख जागती है। और वैकल्पिक मीडिया को बहुत तेरे लोग, बहुत सारे समाजों में, बहुत सारे मुल्कों में एक जो नई जनरेशन है वो समझती है कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वही वैकल्पिक मीडिया है। तो वैकल्पिक मीडिया और सोशल मीडिया के बीच में एक अजीब गड़बड़ झाला सामने आता है। हमारे देश में भी है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया यानी इंटरनेट से संचालित या उस पर आधारित जितने भी खासकर दुनिया भर की बड़ी कंपनियों द्वारा नियोजित, नियंत्रित जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सोशल नेटवर्क की जो साइट्स हैं और बहुत सारे ऐप्स हैं, इन्होंने जो एक पूरे दुनिया में तंत्र खड़ा किया है, एक उनका जो नेटवर्क है, वह भी अब लोगों को पूरी तरह निराश करता नजर आ रहा है। अब पहले हमने ढेर सारी चीजें देखी, उस बारे में आपको याद होगा, जूलियन असांज और एडवर्ड स्नोडन, तमाम तरह के लोग जिन्होंने पूरी दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल करके और जो सर्विलांस की पूरी जो पद्धति है, जो पूरा का पूरा एक तंत्र है, उसका पर्दाफाश किया था। और इसे अमेरिका सहित दुनिया के बहुत सारे देश हिल गए थे। उन दोनों के विरुद्ध पूरी दुनिया में लॉबिंग हुई, बहुत सारी कंपनियों ने, बड़े कारपोरेट हाउसेज ने, और साथ में बहुत सारे मुल्कों की सरकारों ने। जैसे लगता था कि उनका अलायंस हो गया और उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अभी हाल में असांज की चर्चा इस बारे में हुई कि उनकी जमानत की अर्जी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन हमारा कहना है दोस्तों कि जो लेटेस्ट अभी एक डेवलपमेंट है इस सिलसिले में कि व्हाट्सएप जो बहुत पॉपुलर मंच है, उसने कहा कि 8 फरवरी तक उन्होंने टाइम तय किया है कि जो लोग इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनकी नई सेवा शर्तों के साथ, उनके जो जो उन्होंने कुछ कंडीशंस सामने लाई हैं, वो 8 फरवरी तक अपनी सहमति दें। और अगर नहीं देंगे तो जाहिर है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब उसमें जो उन्होंने कुछ शर्तें जोड़ी हैं वो ये कि फेसबुक जो उनकी पेरेंट कंपनी है, उसको भी ये सब तमाम जो डेटा है वो शेयर किया जाएगा। यही नहीं, जो थर्ड पार्टी और हैं उससे जुड़ी हुई, उनको भी शेयर किया जाएगा। यानी जितनी सारी कंपनियां फेसबुक या इस पूरे नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, सबके साथ व्हाट्सएप पर जो भी जा रहा है वो शेयर किया जा सकता है। तो इसको एक्सेप्ट जो करेंगे वो चलेंगे और नहीं तो बाहर हो जाएंगे। तो ये जो इस तरह की जो शर्तें एक सामने लाई गई हैं, ऐसा लगता है कि जिस सोशल मीडिया को बहुत सारे लोगों ने समझा कि ये डेमोक्रेसी का एक दमकता हुआ सितारा है, एक नई रोशनी है, नया उजाला है, अब ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं चोर दरवाजे बहुत सारा खेल हो रहा है। और ये सोशल मीडिया की जो बड़ी कंपनियां हैं संचालित करने वाली इंटरनेट बेस्ड, वो दरअसल लोकतंत्र का एक चोर दरवाजा खोल रही हैं, जो तानाशाही, निरंकुशता और कारपोरेट कोलैबोरेशन जो है बड़े बड़े थैलीसाओं के और बड़े बड़े राज्यों को चलाने वाले, बड़े बड़े मुल्कों को चलाने वाले सियासतदानों का, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक अलायंस इमर्ज कर रहा है धंधे का और सत्ता के गठजोड़ का। इसमें तरह तरह की सत्ताएं हैं, कहीं वो शक्ति की हैं, कहीं वो राजनीति की हैं, कहीं वो स्टेट की हैं, कहीं वो बड़ी बड़ी कंपनियों की सत्ताएं हैं। तो हम इस विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान हैं और साथ में हम ये भी आज चर्चा एक संक्षेप में करेंगे कि किस तरह हमारे देश का जो टेलीविजन है, हमारे देश के न्यूज चैनल हैं, वैक्सीन खेल तो रहे हैं। जिस वैक्सीन का अभी तीसरे चरण का ट्रायल भी नहीं पूरा हुआ है, सुबह से लेकर रात तक वैक्सीन। हिंदी में बड़ा सुंदर शब्द है टीकाकरण, लेकिन वो वैक्सीन पर वैक्सीनेशन सारे हिंदी चैनलों पर चला जा रहा है। उनको मालूम नहीं है कि जबलपुर के किसी गांव में या बलिया के किसी कस्बे में क्या इस तरह के अंग्रेजी शब्दों को कितने लोग जानते हैं। और टीका कितना सुंदर शब्द है, छोटा प्यारा, लेकिन वैक्सीनेशन, टीकाकरण छोड़ दिया गया है। तो कुल मिलाकर हम बात इस पर करेंगे कि किसान आंदोलन की खबर, किसान आंदोलन जो पूरी दुनिया में
माना जा रहा है कि इस समय भारत की सबसे बड़ी परिघटना है, उसको भारत के टेलीविजन चैनल वैक्सीनेशन इसमें उलझाए हुए हैं और बिल्कुल किसान आंदोलन की खबरों को लगभग ब्लैकआउट सा किया गया है, कुछ एक चैनलों को छोड़कर, और उसमें भी कुछ एक कार्यक्रमों को छोड़कर। तो ये हमारे दो मेहमान हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रकाश, हम सबसे पहले आपसे समझना चाहते हैं, प्रकाश केरे वरिष्ठ पत्रकार हैं और सोशल मीडिया से लेकर डेमोक्रेसी के बहुत सारे सवालों को वो बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। हमारे साथ मुकेश कुमार भी रहेंगे, कई चैनलों के संपादक रह चुके हैं और अभी हाल में उनकी एक मीडिया पर किताब भी आ रही है। तो मैं प्रकाश आपसे शुरू करना चाहता हूं कि ये जो व्हाट्सएप की जो नई गाइडलाइन जो सामने आई है, जो सेवा शर्तें जो उन्होंने नई इंट्रोड्यूस की हैं, इसकी क्या मायने हैं हमारे दर्शकों को, खासकर जो हमारे हिंदी श्रोता और दर्शक हैं उनको सहज शब्दों में आप समझाएंगे कि ये क्या खेल चल रहा है और इसका क्या मतलब है? अमेरिकी सरकार द्वारा, वहां की CIA, वहां की मिलिट्री के द्वारा जो अमेरिकी नागरिकों और दूसरे देशों के लोगों के बारे में भी, नेताओं के बारे में भी, जो फोन टैपिंग या सोशल मीडिया या उनके डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में, ऑनलाइन एक्टिविटीज के बारे में जो डेटा इकट्ठा किया जाता था इलीगली, अभी भी किया जा रहा है, उसका खुलासा करने वाले एडवर्ड स्नोडेन ने एक बड़ी जरूरी बात कही थी कुछ समय पहले कि जो संस्थाएं हमारे दुनिया में भी सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं, जो कि बेसिकली सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, उनकी जवाबदेही सबसे कम है और उनका जिस तरीके का वैश्विक असर है और हमारी सरकारें उनके असर के सामने एक तो लाचार हैं, दूसरी क्योंकि उनके पास उस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं है, उस तरीके का पॉलिटिकल विल नहीं है कि उनको वो कंट्रोल कर सके, नंबर 1। और नंबर 2, हमारी सरकारें, ग्लोबली सरकारें किसी ना किसी रूप में सोशल मीडिया का फायदा उठाना चाहती हैं, उनके साथ वो एक नेक्सस में हैं, और खासकर जो धूर दक्षिणपंथी पार्टियां हैं। और देखिए, अगर आप सोशल मीडिया के बारे में, इस पर बहुत रिसर्च हो चुका है, साइकोलॉजिस्ट ने, सोशियोलॉजिस्ट ने किया है कि जो बेसिक ह्यूमन वैल्यू है, जैसे ह्यूमन फीलिंग्स हैं, जैसे नफरत, ईर्ष्या, गुस्सा, नाराजगी, इनका दोहन करता है वो। और सोशल मीडिया काम किस चीज पे करता है? आखिर सोशल मीडिया सक्सेसफुल कैसे होता है? वो जितना अटेंशन, जितने लोगों का जितना ज्यादा अटेंशन वो खींच पाने में कामयाब रहे, अपने प्लेटफॉर्म में उनको एक्टिव रखे और उनका एंगेजमेंट लगातार बढ़ाता रहे, इसी पे तो उसका कारोबार टिका हुआ है। तो वो क्या करता है कि नफरत और नाराजगी का जो ह्यूमन सेंटीमेंट है, इसको वो एक्सप्लॉइट करता है और इसीलिए वो अपनी पॉलिसीज जो होती हैं कि विज्ञापनों को कैसे कंट्रोल करें, जो पोस्ट हो रहे हैं, जिस तरीके की बदकही हो रही है सोशल मीडिया पे, उसको कैसे काउंटर करें, इसको लेके वो लापरवाह नहीं है। वो क्योंकि वो जानबूझ के कर रहा है। जब आप नकारात्मक बातें करेंगे, आप उल्टी सीधी बातें करेंगे, आप झूठ अफवाह फैलाएंगे, आप कॉन्स्पिरेसी थियरी फैलाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे समहाउ। कोई पक्ष में होगा, कोई विपक्ष में होगा, कोई उसमें तीसरा पक्ष लेके कूद पड़ेगा। तो इस तरीके से सोशल मीडिया का काम चलता रहता है। दूसरी चीज की, जहां तक विकल्प की बात है, मुझे नहीं लगता कि जब तक पॉलिटिकल विल पावर नहीं होगा हमारी सरकारों के पास, हमारी विधायिकाओं के पास, हमारी न्यायपालिका के पास, तब तक आप इनको नहीं रोक सकते हैं। आप इनकी संपत्ति का और इनके असर का अंदाजा लगा सकते हैं कि अरबों लोग इनके प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं। इनकी कमाई इतनी बड़ी हो गई है कि वॉल स्ट्रीट की सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं वो सारी की सारी टेक कंपनियां हैं, जो कि कुछ प्रोड्यूस नहीं करती। कमाल देखिए कि पहले वो कंपनियां बड़ी होती थीं जो कुछ मटेरियल प्रोड्यूस करती थी, कोई सर्विस प्रोवाइड करती थी। ये कंपनियां कुछ भी नहीं करती हैं। और लोग कहते थे ना पहले कि भाई सोशल मीडिया का थोड़ा थोड़ा आप इस्तेमाल करें, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहानी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हम लोग 24 घंटे एक्टिव हैं। और किसी ने कहा था कि हम सभी असल में फेसबुक के एम्प्लॉय हैं, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। मुकेश, आप किसान आंदोलन की खबर पर जिस तरह का अप्रोच है, जिस तरह का एटीट्यूड है न्यूज चैनलों का, जो सबसे अधिक लोगों तक जिनकी पहुंच है अखबारों के मुकाबले या हमारी ऐसी न्यूज वेबसाइट्स के मुकाबले, जो घर घर पहुंचे हुए हैं, उन चैनलों ने
क्या वाकई किसान आंदोलन को किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव से एक तरह से दरकिनार किया है, ब्लैकआउट किया है? उर्मिलेश जी, टीका बनाम किसान आंदोलन को आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहले किसान आंदोलन को लेते हैं। किसान आंदोलन को लेकर अगर मीडिया में उतना उत्साह नहीं दिख रहा है या किसानों के पक्ष में उतनी चीजें नहीं दिख रही हैं, तो ये साफ है कि हमारा मीडिया सरकार के साथ खड़ा है, सरकार के बचाव में खड़ा है और वो किसी भी तरह से ये मैसेज नहीं देना चाहता है कि किसान आंदोलन बहुत मजबूती के साथ खड़ा है, उसका दबाव सरकार पर पड़ रहा है, सरकार फंस गई है। ये सारे मैसेज जो निकल रहे हैं किसान आंदोलन से, वो उनको जनता तक नहीं ले जाना चाहता है। वो तो बल्कि उल्टा ये कोशिश कर रहा है कि कैसे किसान आंदोलन के प्रभाव को कम करके दिखाए ताकि सरकार को राहत मिले और सरकार अपने ढंग से उसको हैंडल कर सके। तो मीडिया सरकार के साथ खड़ा है, इसलिए किसान आंदोलन को उस रूप में नहीं दिखाया जा रहा है। जहां तक टीके का सवाल है, तो टीके के पर जोर ज्यादा इसलिए है कि सरकार ने इसे अपनी एक उपलब्धि की तरह पेश किया है। सरकार इस तरह से जता रही है कि उसने एक बहुत शानदार योजना बनाई है और सही तरीके से टीका अभियान को वो पूरे देश में लागू करने जा रही है। हालांकि प्रथम ग्रासे मच्छिका पाते हो गया है। हम देख रहे हैं कि ड्राई रन में किस तरह से बनारस में साइकिल पर कंटेनर लेके जा रहे हैं, जबकि वैक्सीन को एक सर्टेन टेम्परेचर के अंदर रखना की जरूरत होती है, उसके बिना वो बेकार हो जाती है। तो इस तरह की लापरवाहियों का पर्दाफाश हो रहा है। दूसरी तरफ हमने वैक्सीन के बिना ट्रायल पूरे हुए उसको मंजूरी देने वाले जो कदम उठाया सरकार ने, उसको लेकर विवाद खड़ा होते देखा है। तो उसमें सरकार के बचाव के लिए मीडिया को खड़ा होना पड़ रहा है। मीडिया एक तरह से इसमें भी राष्ट्रवाद का हवा खड़ा कर रहा है कि भारत में बनी वैक्सीन या टीके का विरोध क्यों हो रहा है। तो तरह तरह से मीडिया सरकार को बचाने के लिए टीका अभियान को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। और ये तो सच बात है। देखिए कि कोरोना को लेकर आतंक बहुत है और हर कोई इंतजार कर रहा है कि टीका आए, टीका लगे और जिंदगी सामान्य हो जाए। तो टीके को लेकर जिज्ञासा और कहना चाहिए उत्तेजना समाज में जाता है और किसानों के साथ जुड़ने की ललक उस पैमाने पर नहीं है, क्योंकि वो खतरा नहीं है। टीवी या फिल्म, ये जो मीडिया है वो भय बहुत बेचता है, आतंक बहुत बेचता है, तो वो बिकता है, तो उस पर ज्यादा फोकस इसलिए है। तो एक तरफ सरकार को वैक्सीन के टीके के मामले में भी बचाव करना है, किसान आंदोलन से भी बचाव करना है और इन दोनों को एक राष्ट्रभक्ति राष्ट्रवाद के पैकेज में बेचना भी है। तो ये सारा खेल चल रहा है किसान आंदोलन और टीके को लेकर। दोनों को, एक को छिपाया जा रहा है और दूसरे को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। और प्रकाश, बिल्कुल संक्षेप में हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि हमने देखा कि ठीक है, वैक्सीन का इंतजार बहुत अरसे से किया जा रहा है। इन 7-8 महीनों में लगातार टीका का, वैक्सीन का एक लोगों में एक है कि भाई अगर ये आ जाएगी, जैसे हमने पहले देखा कि बहुत सारी बीमारियां होती थी, महामारियां आती थी और कुछ ऐसे टीका निकल जाते थे कि उससे उनका बचाव होता था, लगता था कि इसके लेने से बीमारी नहीं आएगी। तो जनता में इंतजार तो था, लेकिन अभी जो मैं समझता हूं कि वैक्सीन के आने से पहले, टीका के आने से पहले ही इतने दिनों से खेल चल रहा था, अब आएगा, यहां से आएगा, वहां से आएगा, और अब ये कहा जा रहा है कि तीसरे चरण का ट्रायल कुछ कंपनियों का नहीं भी हुआ है, तब भी इस टीके को एक तरह से लाया ही नहीं जा रहा है। टेलीविजन चैनलों पर इसकी दुकानें खुली हुई हैं। ऐसा लगता है कि वो अभी से बेचे जा रहे हैं कि किसको लें और कैसे आप कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। झूठ बोला जा रहा है। तो ये क्या किसान आंदोलन, जो इस समय भारत की सबसे बड़ी खबर है, उसको दरकिनार करने के लिए क्या मतलब है? असली मुद्दों से ध्यान हटाना, सरकारों को बचाना, कॉरपोरेशंस को बचाना, अपने विज्ञापनदाताओं या अपने मालिकान के इंटरेस्ट को बचाना, ये मीडिया का गुण बहुत जमाने से है। हम लोगों को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि कोई मीडिया का कोई गोल्डन एज था। हाँ, कुछ मीडिया संस्थान अच्छे हो सकते हैं, या वो बैलेंसिंग अच्छा करते होंगे, या वो
ऑपोजिशन या सरकार की आलोचना या जरूरी मुद्दों को भी वो जगह देते होंगे, लेकिन मीडिया का हमेशा ही एक स्वरूप जो है वो सत्ता के साथ जुड़ा हुआ रहा है, और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, हर जगह। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक तो मीडिया का बड़ा हिस्सा, खासकर हिंदुस्तान जैसे देश में, उसका दक्षिण पंथ की तरफ, उग्र दक्षिण पंथ की तरफ, संप्रदायवाद की तरफ, कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ, उसका बहुत इतना ज्यादा झुकाव हो गया है कि वो दूसरा पक्ष सुनने जानने के लिए ही राजी नहीं है। और दूसरे पक्ष को वो सिर्फ ये नहीं है, जैसे किसानों के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में उल्टी सीधी बातें की गई, या छात्रों के आंदोलन के बारे में उल्टी सीधी बातें की गई, भीमा कोरेगांव को लेकर उल्टी सीधी बातें की गई, तो ये कोई फ्रिंज एलिमेंट कर रहा है, ये नहीं है। अभी तक ऐसे कह दिया जाता ना, अरे भाई कहीं हिंसा हो गई या कोई किसी ने उल्टा सीधा कुछ कह दिया तो ये फ्रिंज एलिमेंट्स का काम है, नहीं। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का काम है, ये मीडिया कर रही है, और मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है। बड़े बड़े जो चैनल, इस देश के जो सबसे बड़े चैनल्स हैं, सबसे बड़े अखबार हैं, सबसे बड़ा जिनका इंटरनेट पे लोग विजिट करते हैं, ये वो काम कर रहे हैं इस तरीके की बातें करने का। तो निश्चित रूप से जब किसान आंदोलन ने इस सरकार के ऊपर बहुत ठोस सवाल उठाया है, मजबूती से वो आंदोलन खड़ा है, तमाम तकलीफों और चैलेंजेस के बावजूद वो आंदोलन जमा हुआ है, वो आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। उसमें महिलाओं की भागीदारी, बच्चों की भागीदारी, युवाओं की भागीदारी जो है वो बहुत है। वो आंदोलन सिर्फ पंजाब का नहीं है, हरियाणा का नहीं है, वो धीरे धीरे एक देशव्यापी उसका असर हो रहा है। तो निश्चित रूप से उनकी रैलियों को, उनकी गतिविधियों को जो है मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार डिमिनिश करना चाह रहा है, उसके इन्फ्लुएंस को। लेकिन चूंकि ये आंदोलन बहुत संगठित है, ये आंदोलन बहुत ही संगठित ही नहीं है, इसका डायरेक्शन बहुत साफ है, सीधा है, और इसका नैतिक आधार बहुत मजबूत है, तो इसके संदेश भी पहुंच पा रहे हैं। अब अफसोस की बात है, हमारे मीडिया को यह समझना चाहिए कि आप सत्ता पक्ष के हों, आप अपने मालिकों के हित की रक्षा करें, आपके कंपनियों में जिन लोगों ने निवेश डाला हुआ, आप उनके इंटरेस्ट की चिंता करें, लेकिन कुछ तो आप जगह दें जहां की जनता की बात है। आपने जब एक कोई मसला मिल गया, कहीं से कुछ फेक चल गया, कहीं से किसी इरेस्पॉन्सिबल बंदे ने कुछ बोल दिया, तो आपने जो है पूरा तमाशा खड़ा कर दिया कि ये आंदोलन ऐसा है, ये आंदोलन वैसा है, इस आंदोलन को वो भड़का रहे हैं, इस आंदोलन को ये भड़का रहे हैं। तो आप जब इतनी बातें कहने के लिए आपके पास जगह है, तो आपके पास 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट का जो है इंपॉर्टेंट स्लॉट्स में, आपके बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में आपके पास 2, 4, 5 मिनट ये बताने के लिए क्यों नहीं है कि आप आज भाई किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, आज देखिए महिलाओं की भागीदारी कितनी बड़ी है, देखिए बुजुर्ग महिलाएं तक जो है इसमें अपनी भागीदारी दर्ज करा रही हैं। ये बताने में ये सवाल उठाया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज की देखिए, हमारे पास लगातार पब्लिक स्फीयर में, लोकवृत्त में लगातार वैसी जगहें घटती जाएंगी। मतलब दक्षिण पंथ का रुझान जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल रुझान नहीं है, उसका एक सामाजिक और आर्थिक पहलू भी जुड़ा हुआ है। तो एक संतुलित, एक स्वतंत्र पब्लिक स्फीयर का जो स्पेस है वो लगातार सिकुड़ता जाएगा। तो हमें हमारी चिंताएं असल में बढ़ने वाली हैं, हमारी मुश्किलें जो हैं आने वाले समय में बढ़ने वाली हैं। मुकेश जी, आपने सोशल मीडिया से लेकर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत सारा काम किया है। मैं बिल्कुल ये आपसे समझना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए कि आखिर आपने व्हाट्सएप का ये जो नया एक निर्देश या उनकी जो एडवाइस या गाइडलाइन जो आई है, 8 फरवरी तक लोगों से मांगा गया है कि भाई वो सहमति इस पर दें, जो उनकी नई गाइडलाइन है, नई जो सेवा शर्तें हैं, उनसे उनकी सहमति है तो ठीक, और नहीं तो वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे व्हाट्सएप का। तो ये इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? और जिस सोशल मीडिया को हम सब ने डेमोक्रेसी का बड़ा फोरम मान रखा था, क्या वो तानाशाही और निरंकुशता का कोई चोर दरवाजा है? मेरा ख्याल है कि इसको समझने से पहले जरा इसको देख लें कि व्हाट्सएप
या फेसबुक इसके जरिए करने क्या जा रहा है, जो व्हाट्सएप की पॉलिसी चेंज करने को कह रहा है, आपको स्वीकार करने के लिए कर रहा है अगर आपका इसका इस्तेमाल करना है, तो उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। पहला इम्प्लीकेशंस तो डाटा को लेकर है। वो इस डाटा का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हो जाना चाहता है, और जाहिर है कि आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज डाटा है। हमारे आपके बारे में जो जानकारियां हैं उनको बाजार में बेचकर कंपनियां करोड़ों अरबों का व्यापार कर रही हैं, और खुद फेसबुक ने एनालिटिका के साथ किया था, उसका पर्दाफाश हुआ था, उसके बाद उसने माफी भी मांगी थी, और अब ये वो खुल्लम खुल्ला करना चाहता है। दूसरा, ये जो इंटीग्रेशन है डिफरेंट प्लेटफॉर्म फेसबुक के हैं उनसे जोड़ने का जो उपक्रम इसके जरिए कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका डाटा और जगह भी इस्तेमाल किया जाएगा। इंस्टाग्राम पर इस्तेमाल किया जाएगा, मैसेंजर पर इस्तेमाल किया जाएगा, या फेसबुक पर इस्तेमाल किया जाएगा। और यही नहीं, फेसबुक ही नहीं, जो दूसरे थर्ड पार्टी ऐप होंगे जो इन प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल होंगे, वो भी आपका डाटा फिर व्हाट्सएप के से ले सकेंगे और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके डाटा के दूर दूर तक जाने की, बहुत सारे हाथों में जाने का खतरा है, और बहुत तरह से इस्तेमाल करने का खतरा पैदा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि फेसबुक इस पॉलिसी चेंज के जरिए कोशिश कर रहा है कि अब वो हमें ऐड देगा, एडवर्टीजमेंट हमको डालेगा, एल्गोरिथम के जरिए हमारी चॉइस के हिसाब से कंटेंट थ्रो करेगा। यानी अब आप धीरे धीरे आपको वो अपनी उस पे पटरी पर ले जाएगा और फिर आपके साथ खेलेगा। तो आपको लगेगा कि आप चुन रहे हैं कंटेंट, लेकिन दरअसल वो वहां से आया हुआ कंटेंट होगा जिसको आप इस्तेमाल कंज्यूम कर रहे होंगे। तो ये एक बड़ा खतरा ये पैदा हो रहा है, और व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं उनका भी वो अपने तरह से इस्तेमाल कर सकेगा। सत्तारूढ़ दलों के साथ मिलकर, नेताओं के साथ मिलकर उसका क्या करेगा ये आप समझ सकते हैं। तो ये जो पूरा एक ग्लोब के स्तर पर सर्विलांस का सिस्टम एक फेसबुक जैसी महाकाय कंपनी कर रही है, ये एक पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एक मोनोपोली इसके जरिए उसकी इस्टेब्लिश हो रही है, इन माध्यमों पर भी और हमारे डाटा पर भी। और दूसरी बात है, जहां तक विकल्प की, मुझे नहीं लगता कि इस बड़े पैमाने पर हमारे पास कोई विकल्प है, क्योंकि ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का खेल है, और ये ट्रिलियन बिलियन डॉलर से बड़ी ऊंची चीजें चली गई हैं। उस तरह के इन्वेस्टमेंट से ही इसको काउंटर किया जा सकता है, या फिर हमारे जो देश हैं, हमारी सरकारें हैं, अगर वो ये चिंता करें कि अपने नागरिकों की, अपने जो मीडियम को यूज करने वाले हैं उनकी, तभी जाकर कोई बात बन सकती है। और या फिर जो नागरिक समाज है वो चेतन हो, वो इसके खिलाफ लड़ाई लड़े, या फिर एक अभियान चले कि हम ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर उनका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे जो हमारे डाटा के साथ छेड़छाड़ करना चाहता है और हमें अपनी धंधेबाजी का औजार बनाना चाहता है, हमारे ऊपर अपना शिकंजा कसना चाहता है, जो कि फेसबुक के इस पूरे पॉलिसी चेन से साफ दिख रहा है। आपने दोस्तों हमारे दोनों मेहमानों की बात सुनी, और मैं समझता हूं कि ये दोनों लोग अपने अपने क्षेत्र के बहुत ही गंभीर और बहुत ही सुसंगत विशेषज्ञ हैं। इनकी बातें महत्वपूर्ण होती हैं। तो मैं अपनी ओर से कुछ कहूं उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप स्वयं सोचें कि जिस सोशल मीडिया को आपने वैकल्पिक मीडिया मान रखा है, क्या वो सचमुच हमारी दुनिया में बड़ी कंपनियों का, बड़ी जो पावर्स हैं, जो बड़ी शक्तियां हैं, बड़े जो धंधेबाज हैं, इन सबका एक मिला जुला खेल तो नहीं है? कहीं ये निरंकुशता और तानाशाही के लिए लोकतंत्र विरोध का औजार के रूप में तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? क्या इसका मतलब है? और टेलीविजन चैनलों का तो आप हाल जानते हैं कि टीवी पुरम किस तरह से बिहेव कर रहा है पूरे समाज को और देश को। जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसे न दिखाकर, जिन चीज़ों के बारे में अभी इंतज़ार है, उनको सुबह से रात तक कैसे उनकी दुकान खोले हुए है। तो बस इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।